कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम अपने पिछले सेशन से पढ़ रहे हैं आपका कृतिका पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 5 जो है भारतीय कलाएं। तो भारतीय कलाओं में हम अभी तक यहाँ पर चित्रकला के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानी कि जो भारतीय कलाएं हैं वो भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है, और जिस तरह हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, और यहाँ पर उसी के आधार पर यानी कि जितनी विविधताएं यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिलती है जाति धर्मों में या फिर कहें तो लोगों में, उतनी ही ज्यादा विविधता एक कला के नामों में, एक कला के प्रकार में भी हमारे देश में दिखाई देती है। और आप देख सकते हैं हमारे देश की जो कला है, संस्कृति है, और ये हमारे देश से भी ज्यादा अब विदेशों में भी दिखाई देने लगी है। तो उसी कला संस्कृति को बनाए रखते हुए, उसी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमने इस चैप्टर में से कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बातें आपके साथ शेयर की हैं अपने भारत देश में संबंधित कलाओं से, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत कला हो या फिर कोई और। तो हमने अपने पिछले सेशन में चित्रकला के बारे में पढ़ा था, और चित्रकला के विभिन्न अलग अलग उदाहरण हमने पढ़े थे कि किस तरह से विभिन्न गुफाओं में हमें चित्रकला के अवशेष मिले थे, जो कि लगभग 5000 ईसा पूर्व के भी थे, और बहुत सारी चीजें जो आज के टाइम में भी लोग अपने घरों में चित्रकला के द्वारा अपनी सभ्यता संस्कृति एवं रीति रिवाजों को तिथि त्योहारों पर, शुभ अवसरों पर बनाते हैं। तो वही चीजें पूरे देश में किस तरह से अलग अलग माध्यम से बोली जाती है, समझी जाती है और दिखाई जाती है, ये हमने यहाँ पर जाना था। तो आज हम संगीत कला के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय कलाओं में जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर जाना है कि सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ है, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। जैसे गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि भारतीय कलाओं का जो विस्तार है वो विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ है। और आज संगीत कला के बारे में पढ़ेंगे, और संगीत कला में हमने ये जाना था कि भारत का जो प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। भारत के जो प्राचीनतम संगीत का वर्णन मिलता है वो वैदिक काल में मिलता है, और विद्वान वैदिक काल को लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। यानी कि वैदिक काल जो है उसको आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व का जो समय था उसको वैदिक काल माना गया था विद्वानों के द्वारा। इस समय में यहाँ पर 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख था। यानी कि वैदिक काल में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। एक मार्गी और दूसरा देसी। एक संगीत मार्गी और दूसरा देसी। जो मार्गी था वो संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियमों और अनुशासन से बंधा था। ठीक है, हमने यहाँ पर जाना कि एक संगीत जो था वो मार्गी था और दूसरा जो था वो एक जो था वो मार्गी था और दूसरा आपका संगीत जो था वो देसी था। जो मार्गी संगीत था वो क्या था, वो संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा हुआ था और कुछ नियमों से बंधा हुआ था। और लेकिन जो दूसरा देसी लोक से जुड़ा था, लोक यानी कि लोगों से, आम लोगों से जुड़ा हुआ ये संगीत था, इसीलिए इसे देसी कहा था। लोक रुचि के अनुसार यानी कि लोगों की रुचि के अनुसार समूह में ही गाया जाता था, और ये लोक रुचि के अनुसार, लोगों के अनुसार समूह में ही गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चारण के तरीके को ही साम कहते थे। यानी कि सामवेद जो था
उसमें पता चला, उसमें गाने के जो निर्देश थे, जो नियम थे, उससे हमें एक बात पता चलती है कि जो वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चारण के तरीके थे, यानी कि जिस तरह से वो पूजा पाठ करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, उसी को साम कहते थे। और यहाँ आगे चलकर जो संगीत का विकास हुआ, इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती है, यानी कि सामवेद में आगे संगीत का कैसे विकास हुआ, इसकी बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। उसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। उस समय पर हमारे देश में ज्यादा दस्तावेजीकरण नहीं होता था, यानी कि चीजों को लिख कर कहीं पर प्रिंट करके नहीं संभाला जाता था दस्तावेजों के रूप में। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। जो अन्य कलाएं थी, संगीत से जुड़ी हुई जो अन्य कलाएं थी, उसमें संगीत का वर्णन जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से हमें मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। जो आज का शास्त्रीय संगीत है उससे ये बहुत ज्यादा अलग नहीं था। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीत को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था। उसके बाद देखिए, ये तो थी पौराणिक काल में किस तरह का जो संगीत था वो हमारे देश में, उसके बारे में बात की गई थी। लेकिन आज के टाइम में अगर जो दक्षिण भारतीय संगीत है उसको अगर आपने सुना है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और ये उसके कितने करीब है, यानी कि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आज का जो शास्त्रीय संगीत है और उस समय का जो दक्षिण शास्त्रीय संगीत था वो बहुत ज्यादा अलग नहीं थे, बहुत आपस में करीब थे। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। जो भारत का संगीत है उसमें सुर, ताल, राग और काल को मुख्य माना जाता है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग होते हैं, यानी कि समय के अनुसार राग भी अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का समय होता है, जब सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त का जो राग होता है उसे भैरव, मेघ राग का भैरव कहते हैं और मेघ राग का जो संबंध होता है वह सुबह से होता है। दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से होता है। तो कोशिश और हिंडोला ये राग रात में गाए जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। इसकी ज्यादा नॉलेज जो है वो एक संगीतज्ञ को हो सकती है, वो इसके बारे में हमें ज्यादा बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भारत का संगीत है, इतना तो हम सब भी जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संगीत है ये सुर, ताल और राग और काल से संबंध रखता है, यानी कि काल यानी कि समय। और जैसे कि हमने कहा कि विभिन्न समय के अनुसार जो राग होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर ब्रह्म मुहूर्त की कोई बात अगर की जा रही है तो उसमें भैरव राग गाया जाएगा। अगर राग का संबंध अगर सुबह से है, सुबह अगर राग गाया जा रहा है तो उसमें मेघ राग गाया जाएगा। और अगर दोपहर में कोई संगीत गाया जा रहा है तो उसमें दीपक और श्री राग गाया जाएगा। दोपहर के समय की अगर बात वहां पर संगीत में हो रही है तो, और अगर रात के समय की बात अगर संगीत में हो रही है तो वहां पर कौशिक और हिंडोला राग गाए जाएंगे। तो अगर आपने भारतीय संगीत अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। जो भारत के संगीतज्ञ होते हैं वो किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आप समझ सकते हैं वीणा,
जल तरण, रवाब, दो तार या बांसुरी। सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। देखिए, अगर भारत के संगीत को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, भारत के पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनको कभी ध्यान से देखा होगा या सुना होगा, तो ज्यादातर वस्तुएं जो भारत के संगीतज्ञ होते हैं वो ज्यादातर वस्तुओं से संगीत निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप वीणा को ध्यानपूर्वक देखें या जल तरंग को ध्यानपूर्वक देखें या रवाब या दोतार या बांसुरी को ध्यानपूर्वक अगर आप सुने, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन सब में जो भी चीजें प्रयोग हुई है वो सब आपके आसपास की है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत ही नॉर्मल चीजों से भी आप यहाँ पर वाद्य यंत्रों का प्रयोग भारतीय संगीतज्ञ कर लेते हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है और यही एक अद्भुत विशेषता है भारत के संगीत की, जिससे क्या है, यहाँ की कला सबसे अलग विश्व में मानी जाती है। यह सहजता, प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। तो यही सहजता कि जो ये सहजता वाद्य यंत्रों के साथ, यानी कि वो किसी भी चीज के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं अगर वो सच में संगीतज्ञ हैं, अगर उन्हें सच में संगीत का ज्ञान है तो वो किसी भी चीज के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो यही सहजता और यही प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही थी। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में जो गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? जो पुरानी फिल्में थी वहां पर गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि आज से 2000 साल पहले के जो गायक थे वे भी नाक से गाना पसंद करते थे और इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का ही प्रभाव था। यानी कि हमारे देश का जो मुख्य वाद्य यंत्र थी वो वीणा ही थी। तो आपने इस बारे में कभी सोचा होगा या कभी देखा होगा कि जो ज्यादातर जो पुराने गायक थे वो नाक से ही गाते थे, क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले भी जो गायक हुआ करते थे वो नाक से गाना पसंद करते थे और इसका उल्लेख हमें भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है और इसका कारण शायद वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव। ध्यान देने की बात यह है कि उत्सव और उल्लास भरा ये संगीत धीरे धीरे नियमों से बंधा, यानी कि जो हमें खुशी और उत्सवों पर ये बजाए जाने वाले जो संगीत थे ये धीरे धीरे नियमों में बंधा और अब इसके भी शास्त्र लिख दिए गए। यानी कि अब आप अगर म्यूजिक सीखने जाते हैं, देखिए बहुत ही कॉमन लगता है हमें कि कोई व्यक्ति माइक लेकर गाना गा रहा है, हम ये सोचते हैं सिर्फ उसकी आवाज थोड़ा सा अच्छी है तो वो एक अच्छा गायक है, लेकिन जो एक अच्छा गायक है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रियाज करना पड़ता है अपने इस गायन के लिए, इस गायन को और भी ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ये केवल वो गायक ही जान सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी पढ़ाई तो बहुत इजी है, आप तो क्लास 11th के बच्चे हैं, क्योंकि मैं क्लास 11th को पास कर चुकी हूँ, शायद मेरे लिए थोड़ा सा आपकी हिंदी इजी हो सकती है या आपके बाकी सब्जेक्ट, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप अभी मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत को केवल आप जान सकते हैं कि आप कितना समय आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, कितनी लगन से आप पढ़ रहे हैं और कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ने के लिए जरूरी हैं, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह अगर कोई म्यूजिक सीखता है तो उसको ये सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पर बताया कि पहले ये जो संगीत एक हुआ करता था ये केवल उत्सव और उल्लास से भरा संगीत हुआ करता था, यानी कि बहुत ज्यादा जब खुशी हो तो इंसान गाने लगता था या खुश हो जाता था तो गीत गाने लगता था। लेकिन अब क्या है, इसे भी नियमों से बांधा गया है, इसका भी शास्त्र लिख दिया गया है और बाद में चलकर एक
शास्त्रीय परंपरा शुरू हो गई। और अब अगर आप संगीत सुनो तो संगीत भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के संगीत होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के नृत्य होते हैं। तो यही कारण है कि हमने चीजों को अलग अलग नियमों में बांध दिया। ठीक है, संगीत भी लोक से जुड़ा है। जो संगीत है ये भी लोक से जुड़ा है। इसमें संस्कार गीत, ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। आपने गिरजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश के सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। बंगाल में वर्षा मंगल, वसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। यानी कि बंगाल में हर चीज का जो स्वागत है वो गीतों से किया जाता है, चाहे वर्षा ऋतु का हो, वसंत ऋतु का हो, ग्रीष्म ऋतु का हो। तो यहाँ पर कहा गया कि संगीत भी लोक से जुड़ा है, यानी कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, लोक से जुड़ा हुआ है। और इसमें चाहे वो संस्कार गीत हो, ऋतु गीत हो, ये बहुत सारे मिलते हैं। मध्यकाल तक आते आते ऐसा हुआ कि कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ। जिस तरह कलाएं व्यावसायिक हुई, जैसे कि अभी हमने कहा कि जो बहुत सारी कलाएं हैं अब वो विश्व भर में व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे हमने अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग कलाओं के बारे में यहाँ पर बताया था, इससे पहले जो आर्ट थी उनके बारे में बताया था। तो इसी तरह मध्यकाल के आते आते जो अन्य कलाएं थी वो भी एक तरह के संगीत भी यहाँ पर व्यावसायिक हो गया। और भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी मिलती है। तो अभी तक हम संगीत कला के बारे में पढ़ रहे थे। तो संगीत को भी हमने कहा अंत तक आते आते वह भी व्यावसायिक हो चुका था। यानी कि म्यूजिक भी अब एक व्यवसाय हो चुका है आज के टाइम में, ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और भारत का सबसे अच्छा समय तब माना जाता है जब संगीत मनुष्य के जीवन का एक जरूरी अंग हुआ करता था। और ऐसी कई कहावतें हमारे देश में आज भी मिलती है। नृत्य कला अगली हमारी कला है नृत्य कला। तो जिस तरह भारतीय संगीत की में बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे बदलाव आए, उसी तरह संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए। यानी कि बहुत इसमें भी बदलाव आए, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव इसमें भी नहीं आए। यानी कि पहले के जो नृत्यक और आज के नृत्यक वो भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं। जो पहले के नृत्यक होते थे वो भी नृत्य कला का पालन करते थे और आज के नृत्यक भी भारतीय नृत्य कला का पालन करते हैं। अभिनय यानी कि किस तरह के एक्सप्रेशन वो देते हैं, किस तरह के वो आपको अलग अलग मूव्स करके दिखाते हैं। तो इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। और इसका भी अगर मूल शास्त्र हम देखें तो ये इसका भी भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वही इसका मूल शास्त्र है। और नाट्य शास्त्र में नृत्य और नित्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। यानी कि एक्सप्रेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है, यानी कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उसके आधार पर आप अपनी मुद्राएं बनाएंगे। और नृत्य में भाव और भंगिमा एक्सप्रेशन के साथ आप इमोशंस भी झलकाएंगे, अपने भाव भी झलकाएंगे। अगर आपको रोने का वहां पर भाव दिखाना है तो वहां पे आप अपनी उसी तरह की मुद्रा भी करेंगे और साथ में एक्सप्रेशन भी आपके उसी तरह के होने चाहिए। भारत
लोक नृत्यों में समृद्ध रहा है। जो भारत है वो लोक नृत्यों में बहुत ही ज्यादा समृद्ध रहा है और हर राज्य के अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं रही है भारत में। जैसे कि हमने कहा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो यहाँ पर अलग अलग समुदायों की अपनी अलग नृत्य कलाएं रही हैं और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सब से नृत्य कलाओं का भी संबंध है। जीवन के जितने भी अनुष्ठान हैं उन सब से भी नृत्य कलाओं का बहुत ही बड़ा संबंध है। जैसे खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई या कटाई के समय जो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं और उसी तरह ऋतुओं का बदलना उनके पांवों को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उनके पांव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक और शास्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं और दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ से हाथ मिलाए तरह तरह के करतब करते दिखाई देते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर संगीत कला महत्वपूर्ण रही है और आर्ट जो है लोगों की चित्रकला वो भी महत्वपूर्ण रही है, उसी तरह जो हमारा भारत देश है ये लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध रहा है और भारत के जो विभिन्न राज्य हैं हर राज्य में अपने यही भाव दिखाई देते हैं। यानी कि जैसे लोग क्या करते हैं, लोगों का जो ये नृत्य है वो जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ऋतुएं बदलती है या फसलों की बुआई होती है या कटाई होती है या अन्य महत्वपूर्ण जो उनके जीवन में समय आता है उस समय, और मेन बात है जब ऋतुएं बदलती है तो ऋतुएं बदलने के टाइम पे उनके पांव चंचल हो जाते हैं। यानी कि जिस तरह अगर थोड़ा सा वर्षा हो जाए तो उनके पांव थिरकने लगते हैं और भारत के हर राज्य में ये भाव हमें देखने को मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय में एक और शास्त्रों को नृत्य कला और शालीनता से प्रस्तुत करते हैं। चाहे आप कश्मीर देखो, हिमालय देखो, दार्जिलिंग देखो, एक और क्या होगा कि यहाँ पर शास्त्रों और युद्धों को नृत्य कला के साथ शालीनता से प्रस्तुत किया है। और लोग क्या करते हैं, गेहूं की जो फसल है उसको बोने को भी एक उत्सव के रूप में बना देते हैं और क्या करते हैं, सभी लोग नृत्य करते हुए गोलाई में एक नर्तक जो होते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखते हैं या एक दूसरे का हाथ इस तरह से मिलाते हैं कि वो तरह तरह गोलाई में आ जाते हैं और तरह तरह के करतब करते हुए वो दिखाई देते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं, राजस्थान की महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढककर घूमर करती हैं, गुजरात में डंडियों के सहारे स्त्रियां गरबा करती हैं, पुरुष भी डांडिया रास करते हैं जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। तो इस तरह देखिए हर राज्य के नृत्य में भी यहाँ पर कितना सुंदर अलग अलग आपको चित्रण दिखाई दे रहा है। जैसे कि दार्जिलिंग और हिमालय और कश्मीर के लोगों के बारे में बताया, फिर पंजाब की महिलाएं जो है गिद्दा किस तरह से करती हैं, राजस्थान की महिलाएं अपने लंबे घूंघट के साथ घूमर वाला नृत्य करती है, गुजरात में डांडिया नृत्य होता है और वहां पर जब पुरुष भी डांडिया रास करते हैं तो ये एक गरबा जो होता है ये एक ऊर्जा भरा रूप ले लेता है, यानी कि जहाँ पर पुरुष भी नृत्य करने लगते हैं। और महाराष्ट्र में मछली पालन से जुड़े जो समुदाय होते हैं वो हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा मटकी फोड़ या जो भी इस तरह के खेल है ये महाराष्ट्र के ही ज्यादा प्रसिद्ध है और आप उसमें देखते हैं कि किस तरह से जो वहां के लोग होते हैं वो एक दूसरे पर हाथों से घेरा बनाकर एक पिरामिड बना लेते हैं। और महाराष्ट्र का जो लावड़ी नृत्य है,
नृत्य है, अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब मैसूर में डोंडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। मैसूर में डोंडवा कबीले के लोग जो होते हैं वो बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल में कुरुवांजी नृत्य को भारतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है और यह फसल कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है, यानी कि जब फसल की कटाई होती है तो ये क्या होता है, खलिहान यानी कि आपके आंगन में किया जाता है। और यहाँ पर दिखाया गया है असम का सत्रिय नृत्य। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मुद्राएं यहाँ पर लोगों ने बनाई हुई है। ये असम का सत्रिय नृत्य है। लोक नृत्यों में निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है, यानी कि जो निकोबारी नृत्य है ये अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल में भी निशी, असम में बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलहम, तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ के तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा और रास टिप्पणी, हिमाचल का नागमेन, किन्नौरी और बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का छाओ उल्लेखनीय है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्य यहाँ पर बताए गए हैं। तो अलग अलग राज्यों के ये जो नृत्य है ये विभिन्न विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है। देखिए, भले ही ये जो नृत्य है हर राज्य में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन इनमें एक समानता भी पाई जाती है। और वो समानता क्या है कि ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। देखिए, हमारा भारत बहुत ही जो बड़ा एक राज्य देश है और यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्यों के लगभग हमने यहाँ पर नाम ले लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी के यहाँ कोई ना कोई जो नृत्य है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन आप इसमें एक समानता देख रहे हैं कि सभी नृत्य समूह में होते हैं और सभी का जो संबंध है वो प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला से कैसे बन सकती हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी होता है। जो लोक नृत्य है इनका संबंध क्या होता है, ज्यादातर धार्मिक अनुष्ठानों से होता है, यानी कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई तिथि त्योहार होता है या कोई स्पेशल डे उस राज्य का होता है तो उस पर ये नृत्य किए जाते हैं। पर यह किसी एक धर्म के नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। और भारतीय लोक इस तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा यह ठीक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। और यहाँ पर जिस तरह से चित्रकला को बांधा गया, जिस तरह से यहाँ पर संगीत कला को बांधा गया, बिल्कुल उसी तरह से आप भारतीय लोक के इस भारतीय लोक इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंध गया ये ठीक तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसका भी जो आधार है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही कहा जाता है। विद्वानों का मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। जो लोक नृत्य है इन्हीं से शास्त्रीय नृत्य विकसित हुए हैं। भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ हाथ और पैरों की गति से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बाहर का इंसान देखे तो वो ये सोचता है कि जो भारत का नृत्य है ये केवल हाथों और पैरों के अलग अलग मूवमेंट्स का, अलग अलग जो गति हाथ पैर हमारे करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन
अगली बार जब आप ध्यान से देखिएगा तो भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण होती है। अंगों की यानी कि हम दिल से नृत्य कर रहे होते हैं, यानी कि नर्तकों की अगर आप आंखें, भौहें, नासिका के माध्यम से खुशी, दुख, क्रोध, विभस्त आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल इन्होंने की होती है और इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में मिलती है। अब इन्हीं भाव भंगिमाओं के साथ यानी कि एक्सप्रेशन से अगर हम रामायण और महाभारत जैसी कथाओं को भी कह देने की जो परंपरा है वो नृत्य कला में हमें मिलती है। भारतीय नृत्य कला का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। भारतीय जो नृत्य है इसमें सबसे आकर्षक रूप होता है हाथों की विभिन्न मुद्राएं जो बनाई जाती हैं। इनके माध्यम से मनुष्य के भावों से लेकर जानवरों तक के भावों को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद है। यानी कि ये जो नृत्यों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी और यहाँ पर भरतनाट्यम, ये जो सारे नृत्य है इसमें क्या होता है कि आप लोगों के मन के भावों के साथ साथ जानवरों के मन के भावों को भी समझ जाते हैं। असम के सत्रिय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से है। जो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं शास्त्रीय नृत्यों के, इनका किसी न किसी संबंध में किसी राज्य और उनकी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। चूंकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत थी, इसीलिए ज्यादातर व्यावसायिक ही सीखते थे। देखिए इसका व्यावसायिक होना इसीलिए यहाँ पर आसान हो गया था क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा साधना की जरूरत पड़ती थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती थी, बहुत रियाज करना पड़ता था। तो इसके लिए ये ज्यादातर व्यावसायिक ही सीखते थे। यह संदर्भ भी आता है कि बाद में चलकर महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। शास्त्रीय नृत्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ। वर्तमान समय में इन्हें देखकर 200-300 साल प्राचीन कला से भी इन्हें पूरी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता। वर्तमान समय में अगर हम इन्हें देखेंगे तो इन्हें 200-300 साल पुरानी जो प्राचीन नृत्य कला है उससे हम इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ सकते। भारतीय कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची। जो भारतीय कलाएं थी वो लोक कलाओं से शास्त्रीय कलाओं में अचानक नहीं पहुंची। वर्षों के बीच का संवाद होता रहा। आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत और नृत्य मिलता है उनमें दोनों का मिला जुला रूप अधिक दिखाई पड़ता है। हमारा ध्यान इस पर भी जरूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच एक अंतर संबंध दिखेगा। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्य यंत्रों के इसके उदाहरण हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्ति कला, देखिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। जो चीजें अभी तक समूह में हो रही थी अब वो समूह से धीरे धीरे व्यक्ति कला का रूप धारण कर रही है, यानी कि स्पेशलिटी आ रही है। लोग अलग अलग करके इस चीज को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसका कारण निश्चित रूप से व्यावसायिक भी रहा है। इसका कारण यही है कि जैसे हमने कहा इसमें बहुत ज्यादा रियाज की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो शायद इसका यही कारण है कि व्यावसायिक रूप से जब इसे जोड़ा गया है। सभी लोक नृत्यों में एक साथ ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत सहचर्य और प्रेम भावना के संकेत हैं। क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा?
समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायास ही कला का विषय बने होंगे? इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में भी निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अवश्य होगा। यानी कि हम जो चीजें अपने भारत की कलाओं में देखते हैं, जो प्रेम भाव जो अपने भावना देखते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं इसमें आया होगा। इनका संबंध भी भारतीय संस्कृति में निहित जो हमारा एक नारा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो वसुधैव, जो पूरी वसुधा है, जो पूरी पृथ्वी है, वो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, इसकी भावना इसमें जरूर रही होगी। और यही कारण है कि यहाँ की कलाओं का मुरीद आज भी पूरा विश्व है, यानी कि हमारे देश की कलाओं का मुरीद, हमारे देश की कलाओं का दीवाना आज भी पूरा विश्व बना हुआ है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और पार्ट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर रहा, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें, बातें आपने इसको पढ़ी। तो अभ्यास के प्रश्न जो है ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसीलिए आप इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने इसमें भारतीय जो कलाएं हैं, चित्रकला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, इसके बारे में हमने बहुत सारी जरूरी बातें इसमें जानी, बहुत सारी चीजें समझी, पढ़ी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत सारी जानकारियां इस चैप्टर से आपको मिली है। तो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर आप जरूर करेंगे। अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है चैप्टर में, समझ में कुछ नहीं आता है, तो आप चैट के माध्यम से अपनी परेशानी हमें शेयर कर सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।